हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ ठीक होगा ना। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो पीएन जंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, और उसमें बाइसिंग भी पढ़ चुके हैं। और बाइसिंग में हमने स्टार्ट किया था फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि बाइसिंग दो तरह का था, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टार्ट किए थे फॉरवर्ड बाइसिंग। और बहुत ढेर सारी बातें हम लोग कर चुके थे फॉरवर्ड बाइसिंग में। एक बार हम गो थ्रू होते हैं, उसके बाद फिर आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स बाइसिंग। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में जो एक पढ़े थे फॉरवर्ड बाइसिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बहुत नॉलेज गैदर करते हैं। फाइन, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था हमारा पीएन जंक्शन। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो हमें बाइसिंग करने की जरूरत हुई थी, मतलब कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी। हमने ऐसा किया था, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ ऐड किया। अगर पी साइड को, ये पी साइड है, पी साइड को हाई टर्मिनल वोल्टेज से और एन साइड को लो टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्शन करते हैं, तो ये अरेंजमेंट फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। ओके, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हुआ था, करने के साथ ही ये पॉजिटिव, तो ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे जो भी होल्स है मेजॉरिटी चार्ज की तरफ पी साइड में, वो पुल होंगे किसके तरफ, पुश होंगे किसके तरफ, पीएन जंक्शन के तरफ। और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर। तो पीएन जंक्शन क्या होगा, पीएन जंक्शन का वेट मानो पहले इतना था डी, तो फिर क्या होगा, इस पीएन जंक्शन का वेट घटने लगेगा, क्योंकि यहां से वोल्टेज का बढ़ाएंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये विड्थ डिप्लेशन रीजन क्या होने लगेगा, सिंक करने लगेगा, पतला होने लगेगा। और धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाते रहे कंटिन्यूअसली, तो वोल्टेज बढ़ाने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैनिस्ड हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है, और इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो क्योंकि बीच में बैरियर ही नहीं रहता है, बैरियर टूट जाता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आराम से एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं, रिकॉम्बिनेशन होने लगता है, मूव करने लगता है, जिसके कारण करंट आ जाता है। तो होल्स इधर से इधर जा रहा है, इसलिए करंट, फॉरवर्ड करंट फ्लो जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, पी टू एन साइड। तो ये करंट का डायरेक्शन जाता है फ्रॉम पी टू एन साइड, ठीक है। तो आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, फॉरवर्ड, लिख लेंगे हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान से देखें। एक सेंटेंस हम लोग लिखेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, लिख रहा है, दिख रहा है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज, बिटवीन फॉरवर्ड करंट, ये फॉरवर्ड करंट है, एंड फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच, तो ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का डेफिनेशन आ गया क्या, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज इज नोन एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको लेते हैं, अब ये फॉरवर्ड करंट हो गया और फॉरवर्ड वोल्टेज, इनके बीच ग्राफ प्लॉट करना है। इसको देखते हुए ध्यान से, जब हम यहां से वोल्टेज स्टार्ट करते हैं, बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मान लो 0.1 वोल्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां से 0.1 वोल्ट, नो करंट, अभी कोई करंट नहीं, ये वोल्टेज बढ़ा है, यहां पे 0.1 कोई करंट नहीं, ठीक है। फिर वोल्टेज बढ़ाए थोड़ा, यहां से वोल्टेज बढ़ाए 0.2 वोल्ट किए, क्या हो रहा है, डिप्लेशन रीजन का वेट कम हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाए 0.2 वोल्ट, कोई करंट नहीं, अभी भी कोई करंट नहीं। फिर 0.3 वोल्ट वोल्टेज बढ़ाए, फॉरवर्ड वोल्टेज, यहां से वोल्टेज हम बढ़ाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फोर्स ज्यादा लगा, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, वेट कम हो रहा है, फिर भी कोई करंट नहीं, क्योंकि ये अभी बैरियर है बीच में,
जिसके कारण मैग्नेटिक चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहा है। फिर बढ़ाए, फिर विड्थ कम हुआ, फिर बढ़ाए, फिर विड्थ कम हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी कोई करंट नहीं। फिर बढ़ाए, फिर बढ़ाए, इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते जब हम बढ़ाते बढ़ाते 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ले आते हैं, तो ये बढ़ाते 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 क्या होता है बच्चों, करंट में क्या होता है, हम देखते हैं अचानक से करंट में इंक्रीजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है वो कम होते 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 धीरे धीरे 0.7 वोल्ट, जैसे ही 0.7 वोल्ट पोटेंशियल जाता है, डिप्लेशन रीजन जो है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो वैनिश्ड हो जाता है, और फिर मैग्नेटिक चार्ज कैरियर मतलब एन साइड के इलेक्ट्रॉन और पी साइड के होल बड़े आराम से एक दूसरे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है। और चार्ज जब मूव करने लगता है वही बड़ी संख्या में, तो करंट आ जाता है सर्किट में, राइट। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, ये करंट आ गया। यहां से देखिए ये कुछ ह्यूमन नी के तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए इसे यहां इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग का नी वोल्टेज। क्या कहते हैं बच्चों, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, और रिप्रेजेंट करते हैं वी के से, ठीक है। तो ये अचानक सडन इंक्रीजमेंट आ गया। ये सडन इंक्रीजमेंट करंट किसकी वजह से है, पोटेंशियल बैरियर के खत्म होने से मैग्नेटिक चार्ज कैरियर जो मूव करना स्टार्ट कर दिया, उसके वजह से ये सडन इंक्रीजमेंट करंट आया। और ये करंट होता है बच्चों मिली एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में, ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की वजह से। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहां पे एक और चीज हम चर्चा करते हैं, एक छोटा सा चीज का, यहां पे इसे मिटाऊं, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, तो जनरली हम ऐसे कहते हैं V इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ, राइट, या V बाय आर इक्वल टू आई कहते हैं ना ये, और इनके बीच ग्राफ लेते हैं, तो ये V इक्वल टू आई आर, Y इक्वल टू एम एक्स, Y इक्वल टू एम एक्स, तो V इक्वल टू आर आई ऐसे लिख देते हैं, I पर X पर I और Y पे वोल्टेज, Y पर V डालते हैं, और ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, राइट। तो ये इस लॉ को V इक्वल टू आई आर को जो फॉलो करता है ना, उसे कहते हैं हम लोग ओमिक, ओमिक, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसे कहते हैं ओमिक डिवाइस या ओमिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे कुछ इस तरह का सीन नहीं है। जीरो पर थोड़ा जब बढ़ाते हैं तो यहां पे वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ने लगता है, लेकिन यहां पे वोल्टेज बढ़ाते हैं कोई करंट नहीं, देयर इज नो करंट इन इंक्रीजिंग ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, एक सर्टेन टाइम के बाद करंट फ्लो होता है। तो ये जो डिवाइस है ना, सेमीकंडक्टर से बना जो भी डिवाइस होता है वो ओमिक नहीं होता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो क्या होता है, नॉन ओमिक होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट्स लिख सकते हैं, लिख के क्या बच्चों, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सेस आर नॉन ओमिक, ठीक है। और नॉन ओमिक क्या होता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नॉन ओमिक, नॉन ओमिक को लिख सकते हैं क्या होता है, द डिवाइस विच डू नॉट फॉलो क्या फॉलो नहीं करता हो, ओम्स लॉ। एक ऐसा डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो वो क्या कहलाता है, नॉन ओमिक। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता तो ये ओरिजिन से ग्राफ निकलना था V और I के बीच, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं निकला है। यहां देखिए करंट यहां से फ्लो होना होता है, इसलिए ये क्या होता है, नॉन ओमिक। और ओमिक सेमीकंडक्टर में देखिए ध्यान से, V इक्वल टू आर आई, तो Y इक्वल टू एम एक्स, तो वहां पे जो स्लोप होता है, स्लोप गिव्स रेसिस्टेंस, स्लोप जो होता है वो क्या देता है, रेसिस्टेंस। आप यहां से देख सकते हैं स्लोप जो होता है वो, क्योंकि m के जगह कौन आया है, r, तो स्लोप जो है वो r होता है, इसलिए वहां पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन यहां पे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करते हैं, यहां पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, तो हम निकालेंगे अब रेसिस्टेंस।
यहां पे बच्चों अगर रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करें, इसमें रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस के लिए, मटेरियल के लिए अगर रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहां पे इस पॉइंट पर वोल्टेज करंट जो है ये है और इस पॉइंट पर वोल्टेज ये है, ठीक है। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करते हैं, वोल्टेज चेंज करके यहां आते हैं तो यहां पर वोल्टेज देखिए और यहां पर करंट देखिए, ठीक है। वोल्टेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए, देखिए वोल्टेज में यहां से यहां तक गए हैं मात्र, और करंट में यहां से यहां तक चेंज आ गया, ठीक है। तो वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज करने पर करंट इतना चेंज हो गया। इसीलिए बच्चों यहां पे हम ये कहेंगे कि यहां पे रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहां से आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन करंट। तो यहां पे आ जाएगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये आ जाएगा यहां पे। और यहां पे रेजिस्टेंस हर वक्त चेंज हो रहा होता है, इसलिए डेल्टा वी लिए हैं और डेल्टा आई लिए हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वहां पे ऐसे आर डी, मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जो चेंज होता हो, ठीक है। जो चेंज होता हो उसे हम कहते हैं डायनामिक, जिसमें मोशन हो, ऐसे अर्थ होता है जिसमें मोशन हो लेकिन हर वक्त जो चेंज होता हो। इसलिए जो भी नॉन ओमिक डिवाइसेस होता है ना, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है ना, उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए इसका कहते हैं क्या, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हर वक्त चेंज होता रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। फाइन, इसे आप नोट करें, ये हो गया आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करें। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। ओके बेटा बच्चों, ओके थैंक यू। तब बच्चों सब खैरियत चल रहा है ना, समझ में आ रहा है, फिजिक्स विजिक्स हेल्प मिल रहा है सारी चीजों का, मैथ से, बायोलॉजी से। आप अच्छे से पढ़ें, जब तक लॉकडाउन है तब तक ध्यान। हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग देख लिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम क्या, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में सारी चीज़ देख लिए, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, फिर पोटेंशियल बैरियर कैसे ख़त्म होता है, डिप्रेशन रीजन का जो विड्थ है कैसे कम होता है, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी कम होता है, ये सारी। फिर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक ग्राफ होता है जो प्लॉटेड होता है फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच। तो फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच वाले ग्राफ को ही हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग खत्म होने के साथ ही रिवर्स बाइसिंग क्या होता है बच्चों, रिवर्स बाइसिंग, RB, रिवर्स बाइसिंग, ए पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बाइस्ड। एक पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड कहलाता है कब, जब पी साइड, ये है पी साइड, ये है पी साइड और ये है एन साइड। जब पी साइड, when P side is connected with negative terminal, देखिए नेगेटिव टर्मिनल लो वोल्टेज, एंड N side is connected with हाई वोल्टेज टर्मिनल, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो है क्या कहलाता है, रिवर्स बाइसिंग। तो ये रिवर्स बाइसिंग हम लोगों ने एक सर्किट पीएन जंक्शन, अपने पर पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस्ड कर दिया। अब रिवर्स बाइसिंग करने से क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखें हम। जैसे ही रिवर्स बाइसिंग किए, इसके कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये वो इसका डायरेक्शन क्या होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पे दिखाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से वो होगा किधर, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूं हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जंक्शन फील्ड को सपोर्ट कर देगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव, फिक्टिशियस बैटरी का पोटेंशियल बैरियर, और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो V टोटल अगर हम बात करें इस जंक्शन के थ्रू, तो V टोटल पोटेंशियल बैरियर भी इस N टू P डायरेक्शन में, और हम जो अप्लाई किए हैं अप्लाई भी N टू P डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर प्लस पोटेंशियल अप्लाई, पोटेंशियल अप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा V टोटल।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ जाता है। पोटेंशियल बैरियर बढ़ने से ये क्या होगा, डिप्लेशन रीजन का विड्थ भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए पहला केस में जब हम बाइसिंग अप्लाई नहीं किए हैं, विड्थ मान लो बच्चों कि ये है रहा है विड्थ, ठीक है, ये डी, ठीक है, और फिर अब पोटेंशियल बाइसिंग हम अप्लाई कर दिए, बाइसिंग अप्लाई करने के बाद ये विड्थ क्या होगा, इधर से भी थोड़ा इंक्रीज कर गया और ये भी थोड़ा इंक्रीज करेगा, तो ये अब डिप्लेशन रीजन डी डैश, ठीक है, एंड डी डैश इज मच ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ रिवर्स बाइसिंग में क्यों ऐसा हुआ बच्चों, तो चेक करेंगे हम, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये टर्मिनल हो गया क्या, नेगेटिव। ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव है और ये इसका मैग्नेटिक चार्ज करें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को ये एक्सट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इधर का वेट क्या होगा, इधर बढ़ने लगेगा वेट। इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके मैग्नेटिक चार्ज कैरियर होल्स जो पॉजिटिव चार्ज हैं उन सारे को ये अपनी ओर नेगेटिव टर्मिनल अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये होल्स इधर शिफ्ट होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है डिप्लेशन रीजन का ये बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले ये था पोटेंशियल बैरियर अप्लाई पोटेंशियल करने के बाद अब ये पोटेंशियल ये डिप्लेशन रीजन का वेट बढ़ गया। तो पहले मान लो बच्चों R था, तो अब ये रेजिस्टेंस R डैश हो गया, और हम लोगों ने अब तक ये जान लिया है कि जैसे जैसे डिप्लेशन रीजन का विड्थ इंक्रीज होता है, रेसिस्टेंस भी उस जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड का इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर दूसरी बात करें हम इसका R डैश, तो इसका रेसिस्टेंस R डैश मच ग्रेटर होगा किसका, इससे R से। ये क्या है, तो ये है तब का डिप्लेशन रीजन का विड्थ जब बाइस अप्लाई नहीं किए थे, मतलब एक्सटर्नल बैटरी नहीं कनेक्ट किए, तब का ये डी है, और ये तब का डी है, डिप्लेशन रीजन है, विड्थ है डिप्लेशन रीजन का जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन ये है कि ये पॉजिटिव जैसे बैटरी से कनेक्ट किए, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, तो इसके मैग्नेटिक चार्ज के जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसे एक्सट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा, और इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल इसके जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर हैं होल्स उसे अपनी ओर खींचा, इसलिए ये विड्थ क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, इससे ऐसे हो गया, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है और डिप्लेशन रीजन का विड्थ भी। बच्चों रेसिस्टेंस ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब विड्थ इतना ज्यादा बढ़ जाता है, या कहूं कि पोटेंशियल बैरियर ये सपोर्ट कर दिया अप्लाई, इतना ज्यादा बढ़ जाता है ताकि इधर जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर एन साइड में, वो चाहकर भी इतना विड्थ को, इस विड्थ को इंक्रीज होने के बाद क्रॉस नहीं कर पाता है, और इसके होल्स इधर क्रॉस नहीं कर पाता है। इम्पॉसिबल हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जंप करे, ठीक है, ओके बच्चों। लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा करंट फ्लो हो जाता है, किसके कारण, इसके जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है, इसके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं होल्स, ये होल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करना लगता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर पी साइड का, वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करने लगता है, ठीक है। तो यहां पे करंट हल्का हल्का करंट फ्लो होने लगता है, जिसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, होल्स के डायरेक्शन में ऐसे करंट मूव करता है जो, ठीक है, मतलब एन साइड से पी साइड। ये किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर से, इसलिए इसे कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स करंट या लीकेज करंट या डार्क करंट, राइट, समझ में आ गया, ओके बच्चों। क्योंकि ये जो करंट होता है ना, ड्रिफ्ट करंट, ये माइक्रो एम्पेयर में होता है। क्यों होता है माइक्रो एम्पेयर, और माइक्रो एम्पेयर करंट बहुत कम होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन है क्योंकि ये जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, किसके माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर, और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर मतलब यूं समझिए कि अगर मैग्नेटिक चार्ज कैरियर 1000 है तो उसमें माइनॉरिटी सिर्फ 2 से 4 या 5 होगा, हार्डली, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो एक करंट इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था NeVDA, तो नंबर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है करंट। एक करंट मैग्नेटिक चार्ज करंट
कैरियर के कारण जो करंट होता है वो 1000 मान लीजिए, अगर 1000 मैग्नेटिक चार्ज कर रहे हैं तो उसके वजह से जो करंट होगा वो कितना होगा, I इक्वल टू 1000 EVDA। और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की वजह से जो होगा तो 1000 में 2 4 5 मैग्नेटिक होते हैं तो हो जाएगा कितना, ये 1000 है बच्चों, 5 इंटू EVDA। तो सोचिए ये करंट कितने, अगर टाइम्स निकालें तो सोचिए कितना हो जाएगा, 200 टाइम्स होता है ये इसके, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि एकदम से करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में, एकदम माइक्रो एम्पेयर में, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक चार्ज करने की वजह से जो करंट होता है हम उसे जनरली इग्नोर करते हैं, वो माइक्रो एम्पेयर में होता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये सब चीज जाने तो इसमें पॉइंट्स हम जो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, यहां पे पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं रिवर्स बाइसिंग में बड़े आराम से। क्या नोट कर सकते हैं कि इन रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, सारी चीजें लिखते हैं। A small current is flowing through the junction, ड्यू टू किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और उस करंट को क्या कहते हैं, नोन एज या कॉल्ड एज, नोन एज क्या कहते हैं बच्चों, रिवर्स करंट या ड्रिफ्ट करंट या डार्क करंट, सारा आप लिख सकते हैं, ठीक ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिसका डायरेक्शन किधर होता है, विच डायरेक्शन इज फ्रॉम होल्स, इसके मैग्नेटिक इधर जा रहे हैं तो N to P साइड, फ्रॉम N to P साइड। हो गया बच्चों, तो इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ये वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ाते हैं अप्लाई, तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग अप्लाई वोल्टेज further potential barrier also increases, resulting increase in a potential barrier। जब बढ़ता है तो क्या बढ़ता है बच्चों, width of depletion region, increasing width of depletion region। हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, हम इसी चीज को लिखते हैं अच्छे से क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम ऊपर नोट करेंगे, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर नोट करते हैं बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऊपर नोट करते हैं, क्या, इन रिवर्स बाइसिंग width of depletion region increases, ठीक है।
due to increasing of width of depletion region resistance of PN junction diode also increases तो विड्थ जैसे डिप्लेशन रीजन का इंक्रीज करता है तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, क्योंकि इम्पॉसिबल होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पास होना, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब पास नहीं होगा तो करंट जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो हम कहते हैं क्या, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके फाइन। अब जानते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का रेसिस्टेंस क्या होता है जब वो रिवर्स बाइस्ड हो। हमने इससे पहले जाना था कि पीएन जंक्शन डायोड का रेसिस्टेंस क्या होता है जब वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। अगर कुछ याद आ रहा हो तो मैं बता दूं कि अगर आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसका मतलब है कि उसका रेसिस्टेंस जीरो है, फॉरवर्ड बाइस में करंट अलाउ होता है। जबकि और अगर रियल डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 100 ओम होता है, और 100 ओम ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो करंट को आसानी से अलाउ करता है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो वो करंट कंडक्ट करता है, वो एक कंडक्टर होता है। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, और इतना इंक्रीज कर जाता है कि वो अपने थ्रू करंट पास होने नहीं देता है। या ऐसे समझें कि विड्थ इतना ज्यादा हो जाता है कि इम्पॉसिबल होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को उसे जंप करना, उस विड्थ को जंप करना। या फिर यूं समझें कि पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो हाइट इतना अधिक हो जाता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए इम्पॉसिबल है उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना। राइट, इसलिए रिवर्स बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड करंट कंडक्ट नहीं करता, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। ओके, अब रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। इसे मिटाऊं नीचे, तो देखिए ध्यान से बच्चों कि यहां पे हम ऐसे करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड when it is reverse biased, यहां पे रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, ओके, इसे दो पार्ट में ऐसे लेते हैं हम लोग कि अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस्ड है, पहला पॉइंट रिवर्स बाइस होना चाहिए, और अगर आइडियल पीएन जंक्शन आइडियल डायोड है तो इसका जो, और ये रिवर्स बाइस्ड है तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो इनफाइनाइट हो जाता है बच्चों। और इनफाइनाइट जब होता है तो करंट क्या होगा इसके थ्रू, जीरो। ठीक है, अगर ये रिवर्स बाइस नहीं है तो क्या होगा, सॉरी रिवर्स बाइस है और ये अगर आइडियल डायोड नहीं है तो क्या होगा, ये रियल डायोड होगा। तो रियल डायोड है और ये रिवर्स बाइस्ड है, और ये रिवर्स बाइस्ड है पीएन जंक्शन डायोड, तो यहां पे रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, ऑलमोस्ट 10⁶ ओम हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, और इसके थ्रू भी करंट पास नहीं होता है। मतलब एक पॉइंट नोट करने के लायक है यहां पे कि क्या है वो पॉइंट, यहां पे नोट करेंगे हम लोग बच्चों, क्योंकि जगह नीचे नहीं दिखाई देगा हमें, इसलिए कि पीएन जंक्शन डायोड, क्या बच्चों, कि पीएन जंक्शन डायोड behaves as insulator कब, when it is reverse biased। एक छोटे से पॉइंट में हम समझ गए, when it is reverse biased। ठीक है, आप इसे नोट करें। ठीक है, इन चीजों को हम फिर आगे देखते हैं। ओके बच्चों, इस पॉइंट्स को एक और दो चीज बातों में हम आपको दिखा सकते हैं।
अच्छे से एकदम नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। ओके, अब इस चीज को और दिखा सकते हैं हम कि यहां पे पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और लेंथ हो जाएगा d, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इंटू विड्थ हो जाएगा, तो पोटेंशियल इंटू विड्थ हो जाएगा। अगर बच्चों हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, एक तो डिप्रेशन रीजन भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स लगाता है चार्ज पर, कितना, तो F इक्वल टू QE। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर नेगेटिव है तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है N टू P साइड, इसके मेजॉरिटी चार्ज करे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को इधर लगाएगा, ऑब्वियसली लगना भी चाहिए था, क्योंकि हम दूसरे तरीके से समझाए थे क्या कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके मेजॉरिटी चार्ज करे अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज पर, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो मेजॉरिटी चार्ज करे इधर, जबकि होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसलिए ये विड्थ बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट्स को लिखेंगे बच्चों, क्या, ऑन इंक्रीजिंग apply voltage further, apply voltage further electric field get more strengthen, ठीक है। तो हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख सकते हैं क्या बच्चों, पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस, इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, हो गया। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं, पहले आपको नोट कर देते हैं फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब if we increase apply potential या voltage further and further, अगर हम या गोज ऑन इंक्रीजिंग, अगर अप्लाई वोल्टेज हम कंटिन्यूअसली यहां से इंक्रीज करते जाएं तो अप्लाई वोल्टेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएं तो इसको बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते रहेगा, बस इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि फर्दर देन इलेक्ट्रिक फील्ड get more strengthen, so it is seen that reverse current suddenly increase, रिवर्स करंट जो कि मैग्नेटिक चार्ज की वजह से एकदम थोड़ा फ्लो हो रहा था माइक्रो एम्पेयर में, वो अचानक से इंक्रीज कर जाता है। सडनली सीन दैट रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज्ड, अचानक से इंक्रीज कर गया।
अब यहां पे देखिए एकदम सब अचंभित हो गया कि रिवर्स वोल्टेज को यहां से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते गए तो रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता रहा और अचानक से देखा गया कि सर्किट में एक अचानक से करंट आ गया, दैट इज ए फ्लडिंग, मतलब अचानक से बढ़ गया। ये क्यों हुआ, इसको जानते हैं, रीजन जानते हैं, ठीक है, आखिर क्यों हुआ होगा तो ये हम जानेंगे, ठीक है। इस पॉइंट्स को हम यहां पे नोट करते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ गया कि साइंटिस्ट उस समय ये तो समझ गए कि ये जो अचानक से इंक्रीमेंट करंट है, इतना अचानक से करंट में इंक्रीज हो जाना, यह माइनॉरिटी चार्ज करंट का औकात नहीं है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो नहीं हुआ होगा, एकदम श्योर है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एकदम से 2, 4, 5 होते हैं और उसकी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि ये करंट का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे NeVDA, तो ये 2, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स की इतनी औकात नहीं है कि करंट को इतना ज्यादा सडन इंक्रीज कर दे। कुछ और है यहां पे, कुछ और हुआ है सर्किट के अंदर, जंक्शन के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कुछ और हुआ है, ठीक है। वो क्या हुआ है उस बात को नोट करते हैं, फिर हम समझेंगे, ठीक है, ओके। द सडन, नाम लेकिन रिवर्स करंट ही है क्योंकि उसका N to P डायरेक्शन ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, हाँ। द सडन इंक्रीजमेंट in reverse current is not due to minority charge carrier, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये इतना सडन इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यों कैसे आया होगा, तो फिर बच्चों हम जानेंगे अभी, और अभी लिख देते हैं वो क्यों हुआ होगा। इज नॉट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बट ड्यू टू ब्रेक डाउन, वो वर्ड क्या है, ब्रेक डाउन, वो वर्ड है ब्रेक डाउन, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन मतलब टूटना, ठीक है, ओके, ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ओहो, कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से हुआ है। और कोवैलेंट बॉन्ड कहां होता है, तो वो पीएन जंक्शन जिससे बना था, याद होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सिलिकॉन एटम या जर्मेनियम एटम के बीच बॉन्ड बना था, और वो बॉन्ड मिलकर बना था, क्या कहलाया था, कोवैलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से ऐसा हुआ होगा, राइट। तो ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन कोवैलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन कोवैलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो ये क्यों सडन इंक्रीजमेंट जो आया करंट में, वो क्यों आया है, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन कोवैलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब समझ में आएगा, अब इस चीज को और अच्छे से हम लोग जानेंगे ये क्या होता है, ठीक है। एक और पॉइंट उससे पहले, इससे पहले कि हम आपको बताएं क्या होता है, हम एक पॉइंट और डील करते हैं उससे, ठीक है, कि ये क्या होता है। एक वर्ड आता है बच्चों, हम बताते हैं कि ये वोल्टेज को इंक्रीज करने से ब्रेकडाउन आया ना, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू लेंथ, तो पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, स्ट्रेंथन हो जा रहा था, जिसके कारण ये ब्रेकडाउन हुआ। तो एक ऐसा वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा वोल्टेज हुआ होगा जिस पर, इस वैल्यू का, पर्टिकुलर वोल्टेज के वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन होके वो ब्रेकडाउन हुआ होगा। हाँ, तो वो वोल्टेज, the voltage at which
द वोल्टेज एट विच it at which reverse current increases suddenly is known as क्या बच्चों? वो increases suddenly is known as breakdown voltage. क्या? ब्रेक इधर लिखते दिखाई नहीं देगा उधर आपको. ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करें. ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, अब आगे बच्चों हम लोग यहां पे नोट करेंगे एक छोटा सा चीज, ब्रेकडाउन वोल्टेज. अब आगे आपको समझाएंगे कि आखिर ये अंदर हुआ क्या. आपने ये तो जान लिया कि ये जो सडन इंक्रीजमेंट ऑफ करंट है ये ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन कोवेलेंट स्ट्रक्चर. अंदर में जो कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ स्ट्रक्चर है उस बॉन्ड के टूट जाने से ये सडन इंक्रीजमेंट इन करंट आया. अचानक से जो रिवर्स करंट बढ़ गया वो माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से नहीं था, वो था कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन एटम्स के बीच उसके टूटने से हुआ. इन चीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे फिर. ठीक है, अब एक हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं आज का हम लोग. क्या? ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में चर्चा करेंगे और फिर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड का ऑलमोस्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग. ओके, थैंक यू.